डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन कृषि जगत का सबसे लोकप्रिय और सबसे पुराना कार्यक्रम, जिसमें लगातार आपको हम जानकारी देते हैं क्या कुछ नया हो रहा है कृषि के क्षेत्र में। अब कृषि आधुनिक हो रही है और साथ ही साथ ये सारी आधुनिक जानकारी जो है इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको देते हैं। कार्यक्रम में हैं 3 सेगमेंट। पहले हम बात करेंगे विज्ञान और किसान की, साथ ही बात होगी कृषि स्टार्टअप की भी, और आखिर में हम बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। किसान बहनों भाइयों, हम सभी जानते हैं धान की जो पराली है उसके कितने फायदे हमें मिल सकते हैं, लेकिन जब उसे जलाने की खबरें सामने आती हैं तो उसके जरिए कई गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और हाल फिलहाल में अगर देखा जाए राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वायु गुणवत्ता जो है वो बेहद ही खतरनाक स्तर पर पहुँची हुई है। आपको बता दें, यहाँ पर पूसा स्थित, दिल्ली के पूसा स्थित जो संस्थान है हमारा, यहाँ पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका विषय रहा किस तरीके से धान की पराली का प्रबंधन किया जाए। तो आइए देखते हैं इस बारे में और जानकारी हमारी इस रिपोर्ट में। पराली जलाना एक गंभीर समस्या है, जिसमें अकेले धान की पराली का योगदान लगभग 34% बैठता है। इसी पर दिल्ली स्थित पूसा के डॉक्टर बीपी पाल सभागार में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि सचिव मनोज आहूजा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर AK सिंह, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक डॉक्टर SK चौधरी, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक एवं देश के विभिन्न राज्यों के किसान उपस्थित थे। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, पुआल का प्रबंधन कैसे हो, इसमें किसान क्या कर सकता है, समाज क्या कर सकता है, मशीन क्या कर सकती है, वैज्ञानिक क्या कर सकता है, केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए, राज्य सरकार को क्या करना चाहिए, इस विषय पर चर्चा जरूरी है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि जब से ये विषय ज़्यादा गहराया है तो इस पर सरकारों ने भी चिंता की है, न्यायालय ने भी चिंता की है, योजनाएं भी बनी हैं। अभी हमारे मनोज आहूजा जी कह रहे थे कि इसके प्रबंधन के लिए 3000 करोड़ से अधिक रुपया इन 4 राज्यों को दिया गया, जिससे कि पराली को प्रबंधित किया जा सके, उसको गलाया जा सके, उसको रीयूज किया जा सके। और आप देखो कि उसमें लगभग 14.5 करोड़ तो पंजाब को दिया गया है, 713 करोड़ उत्तर प्रदेश को दिया है, 900 के आसपास लगभग हरियाणा को दिया गया है, 6-7 करोड़ रुपया दिल्ली को भी दिया गया।
उस समय ये कहा जाता था कि अगर मशीनें उपलब्ध हो जाएंगी तो ये समस्या का पूरा निदान हो जाएगा। ये 3,000 करोड़ रुपया लगाकर लगभग 2 लाख मशीनें इन क्षेत्रों को दी गई। अब 2 लाख मशीनें देने के बाद भी ये तो समझ में आता है कि भाई कल 100% था तो आज 90 हुआ, कल 80 हुआ, परसों 70 होगा, फिर 60 होगा, फिर 50 होगा। लेकिन लाखों मशीनें, हजारों करोड़ रुपए जाने के बाद भी अगर पराली जलाने की स्थिति बढ़े, यह निश्चित रूप से चिंताजनक है। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जैसा कि हमारे अभी किसान भाई भी बता रहे थे और हमारे पूसा डिकम्पोजर में काम करते हैं वो इंडस्ट्री के बंधु भी बता रहे थे, सरकारें काफ़ी इस दिशा में कोशिश कर रही हैं। तो मशीन का पूरा उपयोग अगर हो जाएगा शिद्दत के साथ, तो मैं समझता हूँ कि दिक्कत रहने वाली नहीं है। ज़रूरत है हम पराली को आग लगाने से निजात पाना चाहते कि नहीं पाना चाहते। अगर हमने संकल्प कर लिया कि हम निजात पाना चाहते हैं तो जो वर्तमान संसाधन हैं उन्हीं में इसका उत्तर छिपा हुआ है, उसी में इसका समाधान छिपा हुआ है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा वैज्ञानिकों को कि समय रहते उन्होंने पूसा डिकम्पोजर भी बनाया। यह सस्ता है, सुलभ है। इसका प्रयोग जिन किसानों ने किया है उनके वक्तव्य को आप सब सुन रहे थे। और सिर्फ इतना ही नहीं है, कुल मिला के पराली को खत्म करना ये तो पूसा डिकम्पोजर से सुनिश्चित होगा ही, लेकिन भूमि की उर्वरा शक्ति दिनों दिन बढ़े, यह भी इसमें से खड़ा होने वाला है। तो कुल मिला के दोहरा काम पूसा डिकम्पोजर से होगा। इस मार्ग पर सब लोगों ने इस अवसर पर जाने की आवश्यकता है। और जब प्रदूषण बढ़ता है और जब किसान पर आक्षेप की बात आती है तो कृषि मंत्री के नाते मुझे भी बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं कृषि मंत्री हूं तो कुल मिला के किसानों का ही प्रतिनिधि हूं। किसानों के कारण ये प्रदूषण दिल्ली का खराब हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ये बोल रहा है तो मुझे ही गाली दे रहा है। तो इसलिए हम सबकी ये जिम्मेवारी है कि इस कलंक से मुक्ति मिले और हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़े और प्रबंधन के साधन हमारे पास हैं, इन साधनों का हम ठीक प्रकार से उपयोग करें। अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और विज्ञान और किसान में आज आपके लिए हम लेकर आए हैं एक बेहद ही खास फूल की खेती के बारे में जानकारी। कौन सा है वो फूल, आइए देखते हैं। हमारे किसान अब न सिर्फ परंपरागत फसलें बल्कि बागवानी की जो फसलें हैं और उसमें भी फूलों की खेती की तरफ अगर बात की जाए उस तरफ अग्रसर हो रहे हैं। इसमें हमारे जो किसान हैं बड़े पैमाने पर अब गेंदे की खेती करते हैं। गेंदा एक ऐसा फूल जिसकी मांग जो है वो साल भर बनी रहती है, लेकिन इसकी खेती के दौरान कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल आपको रखना होगा, किस तरह की सावधानी अपनानी होगी और इसकी कौन सी अच्छी किस्में हैं जिनको अपनाकर आप भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और जिस तरीके से ये फूल सभी को अपनी तरफ आकर्षित करता है, साथ ही मुनाफे की दृष्टि से और भी आपके लिए लाभकारी हो सकता है, जान लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। गेंदे की खेती खुले आसमान के नीचे बड़ी आसानी से की जा सकती है और दूसरे फूलों के मुकाबले कम देखभाल की जरूरत होती है। वैसे तो इसकी खेती साल भर हो सकती है, लेकिन दिवाली के समय फूल प्राप्त करने के लिए इसकी खेती करेंगे तो ज्यादा भाव मिलेंगे, क्योंकि इस समय फूलों की मांग ज्यादा रहती है। वैसे तो भारत के बहुत से राज्यों में गेंदे की खेती होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में ये ज्यादा बोया जाता है।
दूसरी ओर किसी भी तरह की जलवायु में इसे उगाना संभव है, लेकिन शीतोष्ण और समशीतोष्ण जलवायु ज्यादा बेहतर है। गेंदा बोने के लिए 14.5 से 28.6 डिग्री का तापमान और बलुई दोमट मिट्टी चाहिए। ऐसी मिट्टी जिसका पीएच मान 7 से 7.5 हो। गेंदे की फ्रांसीसी और अफ्रीकन किस्में पाई जाती है। पूसा ने कई किस्मों को भारतीय जलवायु के हिसाब से संवर्धित किया है। इनमें पूसा नारंगी, पूसा बसंती और पूसा अर्पिता वाणिज्यिक किस्में हैं। ये किस्में उत्तर भारत में बहुत ज्यादा उगाई जा रही है। संकर किस्मों में अपोलो, फ्लाईमैक्स, फर्स्ट लेडी, गोल्ड लेडी, ग्रे रेडी और मून शॉट प्रमुख है। गेंदे की पहले नर्सरी तैयार की जाती है और बाद में इसे मुख्य खेत में रोप देते हैं। ज्यादातर किसान खुद ही नर्सरी भी तैयार कर लेते हैं, लेकिन व्यावसायिक नर्सरियां भी मौजूद है। वहां से आप उन्नत किस्मों की तैयार पौध खरीद सकते हैं। पौध तैयार होने में 1 महीने का वक्त लगता है। रुपाई से पहले 1 एकड़ में 8 से 10 टन गोबर की खाद, 250 किलो नीम लेपित यूरिया, 400 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट, 85 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश डालेंगे। अगर आप अफ्रीकन गेंदे की खेती कर रहे हैं तो पौध से पौध की दूरी 30 सेंटीमीटर और कतारों के बीच 45 सेंटीमीटर की दूरी रखें। जबकि फ्रांसीसी गेंदे में पौध और कतार के बीच फासला 20 सेंटीमीटर रखना होगा। रुपाई के बाद हल्की सिंचाई करें। सर्दियों में 10 से 15 दिन पर सिंचाई करें, जबकि गर्मियों में 7 से 10 दिन पर। हाथों से ही 3 से 4 बार खरपतवार निकालना है। यूरिया की बची हुई मात्रा को रुपाई के 30 दिन बाद और फिर रुपाई के 45 दिन बाद दे देंगे। रुपाई के 30 से 35 दिन बाद पिंचिंग करेंगे। पिंचिंग यानी पौधों के ऊपर का हिस्सा तोड़ देंगे। इससे अतिरिक्त बढ़वार रुक जाएगी और अधिक शाखाएं फूटेंगी। याद रखिए, गेंदा एक शाकीय पौधा है और इसमें बढ़वाड़ बड़ी तेजी से होती है, लेकिन कुछ किस्मों की पिंचिंग की जरूरत नहीं होती। घुन और चेपा गेंदे को लगने वाले प्रमुख कीट है। लाल मकड़ी घुन पत्तियों और तने के कोमल हिस्सों में रस चूस लेता है। रोकथाम के लिए 0.2% मेटासिस्टॉक्स का छिड़काव करेंगे। चेपा जूं की तरह के कीट होते हैं। ये पत्तियों की निचली सतह से रस चूस कर हानि पहुंचाते हैं। रोकथाम के लिए मेटासिस्टॉक्स 25 EC को 100 से 150 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ जमीन पर छिड़केंगे। आर्द्र गलन पत्तों का धब्बा, झुलसा और आसिता जैसे रोग भी लग सकते हैं। नीम के तेल या पुदीने के तेल का छिड़काव करते रहेंगे तो रोग और कीट लगने की संभावना कम होगी। 2 महीने बाद फूल तुड़ाई के लिए तैयार होने लगते हैं। इन्हें प्लास्टिक की क्रेट में भरकर मंडी ले जाएंगे। गेंदे की 50 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं, लेकिन 3 को ही व्यावसायिक रूप से उगाया जाता है। पूजा स्थलों, समारोह में, शादी विवाह के मंडप वगैरह सजाने में और दवाइयां बनाने में इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है। गेंदा मूल रूप से मैक्सिको और दक्षिण अमेरिकी पौधा है। तो जाना आपने कितना लाभकारी है अगर आप गेंदे की खेती करते हैं और उसके जरिए भी अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। फिलहाल कृषि दर्शन में हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप में एक सफल और प्रगतिशील किसान के बारे में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं। छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है।
ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब आइए देखते हैं कृषि स्टार्टअप में आज आपके लिए वो कौन ऐसे प्रगतिशील किसान हैं जिनकी कामयाबी की दास्तां हम लेकर आए हैं। और आज की जो दास्तां है अपने आप में बेहद ही खास है, क्योंकि आज आपकी मुलाकात हम कराएंगे एक सफल महिला किसान से। किसान भाइयों, लगातार हम देखते हैं बदलाव जो है वो कृषि क्षेत्र में हमें नजर आने लगा है, और इसी कड़ी में जो बदलाव है वो हमारी महिला किसानों की वजह से भी आ रहा है। केरल की स्वप्ना जेम्स जी की अगर बात की जाए तो ये ना सिर्फ प्रगतिशील महिला किसान है, बल्कि अब दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन चुकी हैं। ये मुख्य तौर पर रबड़ की खेती करती हैं और उसके साथ साथ जो कृषि की अन्य पद्धतियां हैं उनको भी बढ़ावा दे रही हैं। किस तरीके से ये बाकी किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। स्वप्ना जेम्स ग्राम श्री कृष्णपुरम कुल्लकट्टू कुरिसी जिला पलक्कड़ केरल की रहने वाली एक सफल महिला किसान है। इनकी शादी एक किसान परिवार में हुई थी, तब से वे खेती से जुड़ गई और खेतीबाड़ी में रुचि लेने लगी। स्वप्ना ने कृषि पर पहला औपचारिक प्रशिक्षण पलक्कड़ केरल से किया। साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र और अन्य कृषि विभागों द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षणों में भाग लिया और खेती की विभिन्न पहलुओं पर बड़ी बारीकी से सीखा। उनकी कड़ी मेहनत और लगन की वजह से 30 साल की खेती के बाद उनके कृषि फार्म को केरल में सर्वश्रेष्ठ फार्म घोषित किया गया। साथ ही वर्ष 2018 में कृषि विभाग केरल द्वारा इन्हें कर्ष कथिलकम पुरस्कार से नवाजा गया है। वे और उनका परिवार 19 एकड़ में खेती करते हैं। उनका खेत थूथापूजा नदी से घिरा हुआ है। आधे क्षेत्र में वे रबड़ की खेती करती है और बाकी में वे बहुफसली खेती जैसे नारियल, सुपारी, कोको, जायफल, कॉफी, कटहल और काली मिर्च आदि की खेती करती हैं। उन्होंने अपने फार्म में वेचुरे नस्ल की 3 गाय भी पाली हुई है। इसके अलावा स्वप्ना जेम्स मुर्गी, बत्तख, बटेर और बकरी पालन भी करती हैं, जिसके कारण पशुओं से प्राप्त मल मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने का काम करते हैं, जिसका उपयोग इन्होंने सब्जियों की नई और दुर्लभ किस्मों को विकसित किया और अपने खेत को जैव विविधता मॉडल हब बना दिया। सूखे को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपने फार्म में तालाब का निर्माण कराया, जिसमें सिंचाई के लिए वर्षा जल संचयन किया जा सके। साथ ही इन्होंने इस तालाब में मछली पालन कर आय का अतिरिक्त साधन भी खोज निकाला। इनके खेत में फसलों की विविधता की बात हो तो 45 किस्मों के आम शामिल हैं, जैसे चंद्रकरण, मल्लिका, सिंधुराम, कालापदी, 33 विविध कटहल के पेड़, गमलेस, मुत्तम वरिका, थेन वरिका, सिंधुरी, जायफल की 26 किस्में, 14 अलग अलग अमरूद के पेड़ जैसे बैंगनी, स्ट्रॉबेरी, मुंडीरी, चीनी और किलोगावा,
35 केले की किस्में, नींबू परिवार में 8 पेड़, 1 दर्जन पत्तेदार सब्जियां, आधा दर्जन भिंडी की किस्में और अन्य सभी कंद और विविध आकार और रंगों की सब्जियां भी मौजूद है। इनके पास औषधीय पौधों की किस्मों का भी संग्रह है, जिसमें तुलसी, गिलोय, अजवाइन, कचोलम वायम्ब, कीजर, नेल्ली, करीनोची प्रमुख है। स्वप्ना और उनके पति ने प्राकृतिक धान की खेती भी करनी शुरू की है। इनकी सफलता में इनके परिवार और कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा मिले इनपुट्स का विशेष योगदान है। स्वप्ना कृषि विभागों द्वारा आयोजित कई कार्यशालाओं और प्रशिक्षण में जाकर अन्य किसानों को अपने अनुभवों से साझा कर उन्हें प्रेरित करती है। उनके खेत से प्राप्त कीटनाशक मुक्त सब्जियों और फलों का बाजार में मांग और मिलने वाले दाम से किसान भी प्रोत्साहित हो रहे हैं। तो देखा आपने, इनका नाम भले ही स्वप्ना जेम्स हो, लेकिन ये कृषि क्षेत्र की सच्चाई है जो कि अब जो हमारे किसान हैं वो बेहतर ढंग से समझने लगे हैं और इसको अपनाने भी लगे हैं। इसी के साथ कृषि दर्शन में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया में किस तरीके से कृषि में डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब आइए देखते हैं फार्मिंग इंडिया में आज आपके लिए क्या है खास। तो देखा आपने, अब इस पूरी प्रक्रिया को बेहद ही आसान और सरल कर दिया गया है। यानी डिजिटल कृषि जो है उसकी झलक भी हमें यहाँ देखने को मिलती है। और जब बात हो डिजिटल कृषि की तो आपको बता दें अलग अलग ऐप जो हैं वो भी सरकार द्वारा विकसित किए जा चुके हैं। उसी में आज आपको हम जानकारी देते हैं किसान सारथी ऐप के बारे में। किस तरीके का ये ऐप है और इसके जरिए कैसे हमारे जो किसान हैं वो जुड़ रहे हैं, आइए देखते हैं। किसान सारथी मोबाइल ऐप केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। ये ऐप किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसानों को कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिकों से सीधे जुड़ने में सक्षम बनाएगा। इसके जरिए किसान कृषि और संबंधित क्षेत्रों पर वार्ता करने और खेती किसानी से संबंधित सलाह प्राप्त कर सकेंगे। ये ऐप किसानों को लाइव कॉल, किसान पंजीकरण, मैसेजिंग और नई कृषि सीखने की सुविधा भी प्रदान करता है। किसान सारथी की मदद से किसान अच्छी फसल, उपज की सही रकम और भी कई मूलभूत चीजों की जानकारी हासिल कर पाएंगे। किसान सारथी से मिली जानकारी से किसान और व्यापारी आसानी से फसलों की खरीद और बिक्री कर सकेंगे। इस ऐप की मदद से किसान अपनी फसल और सब्जियों को भी सही दामों पर और सही स्थान पर बेच सकेंगे। किसान सारथी पर किसानों की दैनिक गतिविधियों पर अधिकारियों की भी सीधी निगरानी रहेगी। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है।
तो जाना आपने कितना बदलाव अब कृषि क्षेत्र में लगातार हो रहा है, और ना सिर्फ विस्तार कृषि क्षेत्र का बल्कि जो विकास है वो भी हम यहाँ देख सकते हैं। अब जो कृषि है वो आधुनिकता की तरफ बढ़ रही है और यही बढ़ा रही है हमारे किसानों का मनोबल भी और लगातार उनको प्रोत्साहित कर रही है। फिलहाल आज के लिए कृषि दर्शन में बस इतना ही, लेकिन इसके साथ ही अगर आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके लिए हमारी मेल आईडी नोट कर लें। हमारी मेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। आप पत्र व्यवहार के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कमरा संख्या 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हम इंतजार रहेगा आपके सवाल और सुझावों का। और आपको बता दें, हम ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर और यहाँ ये सारी जानकारी आप कृषि दर्शन के साथ अब कभी भी कहीं भी देख सकेंगे। तो फिलहाल आज के लिए कृषि दर्शन की इस कड़ी में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।